चलिए आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर आज से 20 साल के बाद आपके पास 5 करोड़ का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होता है तो आपको क्या लगता है इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या होगा? बेस्ट म्यूचुअल फंड या बेस्ट पोर्टफोलियो? इसका जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो आज के टाइम में भारत के अंदर करोड़ों ऐसे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड चूज करने पर ज्यादा टाइम लगाते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो के स्ट्रक्चर बनाने के ऊपर टाइम बिल्कुल नहीं लगा रहे होते हैं। इसके बारे में कोई आपको बता ही नहीं रहा होता है कि पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। आज के टाइम में इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम 81 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है, जिसमें से एवरेज एयूएम लगभग 83 लाख करोड़ है। टोटल फोलियो 27 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। हर महीने एसआईपी के थ्रू 30,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा आ रहा है और टोटल एसआईपी अकाउंट 9.5 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। अब सोचिए इतना पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड के अंदर, इतने सारे लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, इतना सारा अवेयरनेस फैलाया जा रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में। इसके बाद भी एक शॉकिंग रियलिटी आपके सामने है और इस रियलिटी को सुनने के बाद आप बहुत ज्यादा चौंकने वाले हैं। रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से 5 साल के बाद 10 एसआईपी अकाउंट में से केवल एक एसआईपी अकाउंट कंटिन्यू रहता है। बाकी लोग या तो एसआईपी बंद कर देते हैं या तो मार्केट गिरते ही पैनिक करके सेल कर देते हैं अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को। अब सवाल यह निकल के आ रहा है कि जिस म्यूचुअल फंड के अंदर इन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था, क्या वो म्यूचुअल फंड खराब हो गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो आज भी म्यूचुअल फंड काम कर रहा है। क्या मार्केट पूरी तरीके से खत्म हो गया था? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, मार्केट आज भी बढ़िया से परफॉर्म कर रहा है। तो आखिर में इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि वो गलत रिस्क को लेके बैठे हुए हैं, उन्होंने गलत रिस्क को चूज कर लिया है। एक्चुअल में क्या है ना कि भारत के अंदर सभी को लगता है कि हम एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, हम तो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, हम बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने स्मॉल कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर पिछले कुछ साल से पैसा इन्वेस्ट किया है, तो इनको लगता है मैं तो एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं। लेकिन एक्चुअल में भारत में 70 से लेकर 80% म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर एक्चुअल में मॉडरेट इन्वेस्टर्स हैं, वो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स नहीं है। उनको लगता है कि वो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं। आप में से भी जितने लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं, इसमें से 80 से लेकर 90% केवल मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर्स हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो कोई टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स के ऊपर नहीं होने वाली है। आज की वीडियो होने वाली है मॉडरेट रिस्क वाले इन्वेस्टर्स के लिए। मैं एक पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर देने वाला हूं जिसका पर्पज रिटर्न मैक्सिमाइज करना नहीं होने वाला है, जिसका पर्पज होने वाला है आने वाले 15 से लेकर 20 साल के अंदर में मार्केट में टिकने के लिए, क्योंकि सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिटर्न से। पोर्टफोलियो बनाने से पहले एक इंपॉर्टेंट सवाल, मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर कौन होता है? क्योंकि मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे बड़ा ब्लंडर यही पे हो जाता है। चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मान के चलते हैं कल से हमारा मार्केट लगातार नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, आने वाले 8 महीनों तक लगातार मार्केट नीचे गिरता है और आपका पोर्टफोलियो 10 लाख से कम होकर 6 लाख रुपए हो जाता है 8 महीने के बाद, यानी कि लगभग 40% आपका पोर्टफोलियो नीचे गिर जाता है। क्या आप इसके बाद भी बिना डरे एसआईपी को कंटिन्यू रखेंगे? अगर जवाब नहीं आ रहा है ना, तो अपने आप को वीक इन्वेस्टर बोलना बंद कर दीजिए। आप वीक इन्वेस्टर नहीं है, आप बस एक मॉडरेट रिस्क वाले इन्वेस्टर हैं। हमें क्या लगता है ना कि अगर हम एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है, अगर हमारे ऊपर एग्रेसिव इन्वेस्टर का टैग नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब हम कभी पैसा बना ही नहीं पाएंगे, हम वेल्थ क्रिएट कर ही नहीं पाएंगे। और एक्चुअल में जो पैसा बना रहा होता है ना लंबे टाइम में, वो या तो मॉडरेट रिस्क वाला इन्वेस्टर होता है या तो कंजर्वेटिव रिस्क वाला इन्वेस्टर होता है। तो अगर आपने अभी के टाइम में मान लिया है कि आप एक मॉडरेट रिस्क वाले इन्वेस्टर हैं, तो अब यहां से आपके लिए वीडियो होने वाली है। अब मैं पोर्टफोलियो के बारे में बात करने वाला हूं। पहला सवाल ये निकल के आता है कि पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए? तो मेरे अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो में 3 या मैक्सिमम 4 फंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप एक मॉडरेट रिस्क वाले इन्वेस्टर हैं, क्योंकि अगर आप 5 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स लेके बैठे हुए पोर्टफोलियो में, तो वो एक्चुअल में डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है, वो आपके लिए कंफ्यूजन बढ़ाता है। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको चार्जेस ज्यादा पे करने पड़ेंगे। हाँ, वो अपवाद हो सकता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग गोल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। कुछ लोग घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए या शादी के लिए, या बहुत सारे लोग होते हैं जो रिटायरमेंट के लिए अलग से पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए 4-5 म्यूचुअल फंड बहुत होता है। इससे ज्यादा म्यूचुअल फंड है तो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो शुरुआत करते हैं पोर्टफोलियो के बैकबोन के साथ, यानी कि लार्ज एंड मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। इन दोनों के अंदर आप 50% का एलोकेशन रखने के बारे में सोच सकते हैं। मैं क्यों चूज किया हूं इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये बैकबोन का काम करते हैं पोर्टफोलियो का, क्योंकि इनके अंदर आपके पैसे को डाइवर्सिफाई किया जाता है। अगर आप लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर के पास 2 कंपनीज का ऑप्शन होता है, 2 मार्केट कैप का ऑप्शन होता है। वो लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर सकता है, मिड कैप में भी। उसके पास 150 कंपनीज होती हैं। तो अगर मिड कैप में गिरावट आ रहा है, मिड कैप का वैल्यूएशन हाई दिख रहा है, तो लार्ज कैप में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा। अगर मिड कैप में ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है आगे चल के, तो मिड कैप में एलोकेशन बढ़ा देगा लार्ज कैप के मुकाबले। लेकिन वहीं पे अगर हम फ्लेक्सी कैप की बात करते हैं तो यहां पे भी 3 कैटेगरीज होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। यहां पे फंड मैनेजर के पास पूरा फ्रीडम होता है कि वो जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकता है। तो अगर आप फ्लेक्सी कैप को चूज करते हैं लार्ज एंड मिड कैप की जगह पे, तो यहां पे अगर स्मॉल कैप, मिड कैप में ज्यादा गिरावट हो रहा है तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर देगा फंड मैनेजर। और अगर उसको दिख रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ग्रोथ आने वाला है, अच्छा खासा रैली आने वाला है, तो लार्ज कैप से एलोकेशन करके वो मिड कैप, स्मॉल कैप में एलोकेशन को बढ़ा देगा। अब इन दोनों म्यूचुअल फंड कैटेगरी को
पोर्टफोलियो में इसलिए रखना है क्योंकि अगर आगे चल के मार्केट में गिरावट होती है या आगे चल के मार्केट में अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है या कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट होता है तो आपको ये कैटेगरी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ये आपके पोर्टफोलियो को नीचे गिरने से बहुत ज्यादा बचा के रखेंगी। अगर आप सारा एलोकेशन उठा के स्मॉल कैप मिड कैप में डाल रहे हैं ना, तो जब मार्केट नीचे गिरता है, जब साइकिल खत्म होता है स्मॉल कैप मिड कैप का, तो आपका कुछ भी पैसा नहीं बन रहा होता है मार्केट के अंदर में, उल्टा आपका लॉस हो रहा होता है। लेकिन इन कैटेगरीज के अंदर पैसा बनता रहता है क्योंकि इसमें लार्ज कैप में भी एलोकेशन होता है। अगली कैटेगरी होने वाली है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की। अब देखिए मैंने मिड कैप को चूज नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी मैंने लार्ज एंड मिड कैप को पोर्टफोलियो में रखा है, जहां पे मिड कैप में लगभग 35% आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। इसलिए मैंने अलग से मिड कैप नहीं लिया है। स्मॉल कैप मैंने इसलिए लिया है ताकि जो स्मॉल कैप का ग्रोथ होता है उसको आप मिस ना कर पाए। ये आपके पोर्टफोलियो के बूस्टर का काम करने वाला है, बूस्ट करने वाला है आपके पोर्टफोलियो के। कम टाइम में आपको ज्यादा रिटर्न ला के दे सकता है, लेकिन ध्यान रखना है ज्यादा एलोकेशन नहीं रखना है स्मॉल कैप में। 15 से लेकर 20% ज्यादा से ज्यादा आपको एलोकेशन रखना है बतौर मॉडरेट इन्वेस्टर, क्योंकि स्मॉल कैप जितना ज्यादा देखने में अच्छा लगता है ना, उतना आपको लंबे टाइम तक ये अंडर परफॉर्मेंस भी दे सकता है। मतलब ये 2-3 साल तक कभी कभी आपको निगेटिव रिटर्न दे रहे होते हैं। अभी के टाइम में देखने को वही मिल रहा है ना, पिछले 2 साल से स्मॉल कैप ने कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दिया है। स्मॉल कैप का एक साइकिल होता है, ये साइकिल बेसिस पे काम करता है। जब साइकिल आता है तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, कम टाइम में ज्यादा रिटर्न आपको लाके देता है। लेकिन जब साइकिल खत्म होता है ना, तो 3 से लेकर 4 साल तक भी आपको निगेटिव रिटर्न दे सकता है, कोई भी आपको रिटर्न देखने को नहीं भी मिल सकता है। एंड जो हमारी आखिरी कैटेगरी है वो है हाइब्रिड फंड की, जिसका नाम है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अब देखिए म्यूचुअल फंड ने एक बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन आपको दे देता है। म्यूचुअल फंड में आपको बैठ के डाइवर्सिफाई करने की जरूरत नहीं होती है कि आप बैठ के स्मॉल कैप चूज कर रहे हैं, मिड कैप चूज कर रहे हैं, लार्ज कैप चूज कर रहे हैं, अलग से गोल्ड म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हैं, डेट म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हैं। आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है ना जहां पे आप एक म्यूचुअल फंड के अंदर हर जगह पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप है जहां पे आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कंपनी में डाल सकते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है जहां पे आप एक जगह बैठ के इक्विटी के अंदर भी, गोल्ड के अंदर भी, डेट के अंदर भी, रियल एस्टेट के अंदर भी, सिल्वर के अंदर भी आप हर जगह पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं एक म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो हम इतना माथापच्ची करें क्यों? हम क्यों नहीं एक ही म्यूचुअल फंड को चूज करें जिसके अंदर हमारे पैसे को अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट किया जाता हो, और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड उनमें से एक होता है। इसीलिए मैंने मल्टी एसेट को चूज किया है, जिसके अंदर एलोकेशन आप लगभग 25 से लेकर 30% के आसपास रख सकते हैं अगर आप एक मॉडरेट रिस्क वाले इन्वेस्टर हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके पैसे को हर एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो कुछ ऐसा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर होने वाला है बतौर मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए मैंने खुद डिजाइन किया है, आपका कुछ और पोर्टफोलियो हो सकता है, आपके रिस्क के अकॉर्डिंग, आपके गोल के अकॉर्डिंग, तो अपने अकॉर्डिंग ही पोर्टफोलियो क्रिएट करिएगा। ये मेरा बनाया हुआ पोर्टफोलियो था। अगर आपको पोर्टफोलियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आखिरी में बात कर लेते हैं कि बतौर मॉडरेट इन्वेस्टर आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो पहली गलती तो आपको बार बार म्यूचुअल फंड चेंज नहीं करना है। अगर आपने पोर्टफोलियो एक बना लिया है, आपने एक अच्छा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर बना लिया है और आपने म्यूचुअल फंड चूज कर लिया है, तो आपको हर साल म्यूचुअल फंड को चेंज नहीं करना है। आप इसके अंदर लंबे टाइम तक बने रहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड बेकार नहीं होता है, मार्केट बेकार नहीं होता है। आप लॉस कर रहे होते हैं अपने गलती की वजह से। इसीलिए म्यूचुअल फंड को बदलिए मत। एक म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लंबे टाइम तक उस म्यूचुअल फंड को होल्ड करिए। म्यूचुअल फंड को तभी चेंज करना चाहिए जब म्यूचुअल फंड लगातार 3 से लेकर 4 साल तक आपको अंडर परफॉर्मेंस दे रहा हो। दूसरी गलती, पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग 20 से 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आप एक मॉडरेट रिस्क वाले इन्वेस्टर हैं और आप कई म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अभी जरूर जाके चेक करिए अपने पोर्टफोलियो को, क्या आपके पोर्टफोलियो का जो ओवरलैपिंग परसेंटेज है वो कहीं 20% या 25% से ज्यादा तो नहीं है। अगर ज्यादा है इसका मतलब कि आप केवल नाम का डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, आप एक ही कंपनी के अंदर बार बार पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके 2 से 3 म्यूचुअल फंड के अंदर लगभग सेम कंपनीज है, टॉप की होल्डिंग लगभग सेम है, तो आपका पैसा उन्हीं कंपनीज के अंदर बार बार इन्वेस्ट हो रहा है अलग अलग म्यूचुअल फंड के थ्रू। इससे एक्सपेंस रेशियो ही आप पे कर रहे होते हैं, रिटर्न आपको सेम ही मिल रहा होता है। तीसरी गलती है स्टेप अप एसआईपी ना करना। अब देखिए लोग एसआईपी तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सही तरीके से एसआईपी नहीं कर रहे होते हैं। सही तरीके से अगर आपको एसआईपी करना है और जल्दी अपने कॉर्पस को हिट करना है, जल्दी अपने गोल को अचीव करना है, तो आपको स्टेप अप एसआईपी करना पड़ेगा। मतलब अपने एसआईपी को आप हर साल उतना बढ़ाइए जितना इन्फ्लेशन ग्रो कर रहा है, यानी कि लगभग 6 से लेकर 7% अपने एसआईपी को हर साल आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है। अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन आपके रिटर्न को खाता रहेगा और एक्चुअल में आपको बहुत टाइम लगेगा अपने कॉर्पस को हिट करने के लिए। तो अगर आप आज से पहले स्टेप अप एसआईपी नहीं कर रहे थे तो आज ही स्टेप अप एसआईपी ऐड कर लीजिए। वहां पे तो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, हर साल आपके बैंक अकाउंट से 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए ज्यादा कटता रहेगा। तो अगर मैं आपको इस पूरे वीडियो को सिर्फ एक लाइन में समराइज करने की कोशिश करूं तो मॉडरेट रिस्क वाले इन्वेस्टर्स का सबसे पहला काम होना चाहिए कि उनको एक अच्छा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। उसके बाद सही म्यूचुअल फंड को चूज करना है। सही म्यूचुअल फंड चूज कर लिया है तो सही एलोकेशन सेट करना है, कितना परसेंट किस में इन्वेस्ट करना है, कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर आपने ये काम कर लिया है ना बतौर मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर, तो आपने अपना स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा
स्ट्रांग बना लिया है। अब आपको केवल एक ही इंसान रोक सकता है, वो है आप अगर एसआईपी को क्विट कर देते हैं, बंद कर देते हैं मार्केट गिरने के बाद, मार्केट अगर 10% भी गिर जाता है तो आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, आपकी हालत खराब हो जाती है, या पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं, बीच में एसआईपी बंद कर देते हैं, एसआईपी को स्किप कर देते हैं, तो आप अपनी गलती की वजह से वेल्थ क्रिएट नहीं करेंगे, कॉर्पस क्रिएट नहीं करेंगे, अपने गोल को अचीव नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप गलती नहीं करते और अगर आपने ये सब काम कर लिया है ना, तो आप आसानी से अपने कॉर्पस को हिट कर पाएंगे। आई होप आपको इस पूरे वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बतौर मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप ये बताइए कि आप अभी के टाइम में कौन सी कैटेगरी के अंदर कितना एलोकेशन रखे हुए हैं, ये बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को जरूर लाइक करिए और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आप रोज मिस करने वाले हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।